पाते हैं कि नहीं? योर अटेंशन। राइट डाउन तीन बेटे, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग। योर अटेंशन। बेटे नोटबुक रेडी रखो, बहुत से पॉइंट ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा कि हमें नोट करने चाहिए। योर अटेंशन। सबसे पहला लर्निंग पॉइंट ये है बेटे, इस चैप्टर में ये दो सिंबल आएंगे, ये दोनों सिंबल्स का मीनिंग बिल्कुल अलग। वन सिंबल इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and other one is gravitational constant। ये दो टीचर ने अलग अलग नाम बोले, दोनों की वैल्यूज अलग अलग। अगर ये बिल्कुल हमारा अर्थ है, उसके बिल्कुल सरफेस के ऊपर कोई जी की वैल्यू मेरे से पूछ ले तो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। और बताना चाहूंगा इसी को 9.8 न्यूटन पर केजी भी इसका यूनिट होता है, ये भी याद रखना। सेकंड वाला बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये जो जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू, अगर हम अर्थ पे देखें तो अलग वैल्यू है, जुपिटर पे अलग है, सैटर्न पे अलग है, मार्स पे अलग है, वीनस पे अलग है। यानी एट एवरी डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी इट इज डिफरेंट। गॉट इट? लेकिन जो कैपिटल जी है, इसका पूरा नाम टीचर ने यहां पर लिखा ही नहीं। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल। जब टीचर यूनिवर्सल वर्ड बोलता है बेटे, तो यूनिवर्सल वर्ड लिया गया यूनिवर्स से, फ्रॉम यूनिवर्स। और यूनिवर्स के अंदर क्या होती है? गैलेक्सीज। गैलेक्सीज होती है। और गैलेक्सीज के अंदर क्या होते हैं? सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम के अंदर तो आपको पता ही है, सन है, प्लेनेट है, स्टार्स है, सैटेलाइट्स हैं वगैरह वगैरह, मेटेओराइट्स हैं, कॉमेट्स हैं वगैरह वगैरह। अब टीचर ने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो मतलब कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। ओके, तो इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बहुत से बच्चे इसकी यूनिट नहीं याद करते, जो कि जरूरी है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आप देखो बेटे, पहले लर्निंग पॉइंट में ही टीचर ने आपको एक ऐसी चीज बताई जो क्लैरिटी देती है, और ऊपर से ये वैल्यूज याद भी रखनी है, क्योंकि दोनों वैल्यूज न्यूमेरिकल्स करने के लिए काम आती हैं, और बच्चों को इनकी वैल्यू याद नहीं होती, और वो एग्जाम में हमें देता नहीं है इनकी वैल्यूज। तो इंटेलिजेंट बच्चा जो होएगा आपकी क्लास में, वो अभी इसी वक्त इसको याद कर लेगा, दोनों वैल्यू अभी इसी वक्त, नॉट पोस्टपोन एट ऑल, देन एंड देयर। ओके, ये था लर्निंग पॉइंट 1 बेटे। लर्निंग पॉइंट 2 सुनो, शाबाश। लर्निंग पॉइंट 2, लर्निंग पॉइंट 2 है कि सर ने बोला सारे प्लैनेट्स की वैल्यू जी अलग अलग है सबकी, लेकिन अगर हम कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट भी ले लें, प्लैनेट स्पेसिफिक, एक प्लैनेट छांट लिया कोई भी एक, तो उसके सरफेस पे जो ग्रेविटी होगी वो अलग होगी, हाइट पे अलग होगी, डेप्थ पे अलग होगी, एक पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए। तो याद रखना, ग्रेविटी वैल्यू एट द सरफेस, और हाइट वाले को बोलते हैं अल्टीट्यूड, ग्रेविटी वैल्यू एट अल्टीट्यूड। और जमीन में खुदाई करके अंदर चले जाए तो ग्रेविटी वैल्यू एट डेप्थ। ये तीनों अलग अलग होती हैं,
और ये स्टूडेंट ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ योर अटेंशन बेटे, योर अटेंशन। अभी अभी जो बच्चे आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ, आज आपको मैंने ना पूरा चैप्टर ही लर्निंग पॉइंट के रूप में पढ़ाना है। आर्टिकलों के हेडिंग नहीं लिखने मैंने। लर्निंग पॉइंट 1, लर्निंग पॉइंट 2, पूरा चैप्टर ही। तो ये आपस में ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे तो जो आपको अल्ट्रा क्लैरिटी देंगे। हल्के पॉइंट मैंने कराने ही नहीं, हैवी पॉइंट कराने हैं, फिर असाइनमेंट करेंगे। तो फर्स्ट, लेट कमर्स। Small g and capital G are totally different things. Small g is known as acceleration due to gravity. Capital G is known as universal gravitational constant. जो कैपिटल G है उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में एक ही जैसी रहती है, एक ही जैसी, कभी भी चेंज नहीं करती पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम में सैटेलाइट, प्लैनेट वगैरह वगैरह, मेटेओराइट, कॉमेट, स्टार्स, सन, पता नहीं क्या क्या। तो पूरे यूनिवर्स में इतनी वैल्यू रहेगी। और गलती से भी ये माइनस मत भूल जाना, पावर में -11। ओके। जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसकी वैल्यू अर्थ के ऊपर तो होती है 9.8, वो भी सिर्फ सरफेस के ऊपर। और अगर कोई और प्लेनेट ले लें, अर्थ ना लेके जुपिटर ले लें, सैटर्न ले लें, मार्स ले लें, वीनस ले लें, उन सभी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट होगा। सेकंड पॉइंट, अगर इन सारे प्लैनेट्स में से कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट छांट लो, मान लीजिए मैंने जुपिटर छांट लिया, एक पर्टिकुलर, देखो टीचर कह रहा है स्पेसिफिक प्लैनेट, तो स्पेसिफिक प्लैनेट के सरफेस के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू अलग होगी। और थोड़ा ऊंचा ले जाए, हाइट वाली कम होगी और अलग वैल्यू होगी। और डेप्थ, बेटे नॉइस ना करो, 50 दिन बचे हैं आपके। और मैंने एक दिन आपको पहले भी समझाया था कि नाइन्थ अगर कमजोर रह गया तो 10th भी कमजोर हो जाए। और देखो ये वाली जो है ना, ये डेप्थ पे है, डेप्थ पे ग्रेविटी अलग होगी। एक स्पेसिफिक प्लेनेट के लिए सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू अलग होगी, हाइट पर अलग होगी, अल्टीट्यूड पर, और डेप्थ पर अलग होगी। तो यहाँ पर टीचर ने देखा जाए तो क्या बताया, टीचर ने जी एंड जी के बारे में बताया। और एक बात बताऊं, यहाँ पर जो सरफेस वाली ग्रेविटी होती है वो अल्टीट्यूड वाले से, हाइट वाले से ज्यादा होती है। जो सरफेस वाली ग्रेविटी होती है बिल्कुल सरफेस के ऊपर प्लेनेट, वो डेप्थ वाले अल्टीट्यूड से भी ज्यादा होती है, डेप्थ वाले से। और अगर कोई बच्चा बोले सर इन दोनों को कंपेयर करो, तो मैं कहूंगा बेटे अगर ये हमारा प्लेनेट है, उससे जितनी हाइट पर जाते हो उतनी ही डेप्थ पे आ जाओ। अगर हाइट और डेप्थ बराबर रखोगे, इफ H = D, तो याद रखना तब ग्रेविटी एट हाइट H और ग्रेविटी एट डेप्थ D, इसमें हाइट वाली ज्यादा होगी। देखो ज्यादा कम के बारे में ही इतने सारे पॉइंट है। जो पॉइंट आपके लिए इसमें से नया है उसको कॉपी पे नोट करो प्लीज बेटे, प्लीज। जो आपके लिए नया है, डोंट बी लेजी। कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होएगा जो आपको पहले नहीं पता था, प्लीज नोट इट डाउन। सारा नहीं नोट करना, जो आपको नहीं पता वही नोट करना। अब हम इसको मेमोरी में डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो बेटे, सभी बच्चों को लगता है कि हमें ये फार्मूला आता है। ये फार्मूला उनको लगता है आता है,
तो लेकिन पहली बात तो उनको इससे रिलेटेड अगर ये फिगर बनाए, ये लार्जर मास ले लो m1, ये स्मॉलर मास ले लो, और इनके बीच में मैंने ये गैप दे दिया, ठीक है। तो कौन बच्चा बताएगा इससे रिलेटेड ये जो मैंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा है, इसमें क्या मिस्टेक है, यहां या यहां, फिगर में क्या मिस्टेक है या फार्मूले में क्या मिस्टेक है? कोई क्लास में बच्चा जो पकड़ सके? एनीबॉडी हु कैन टेल मी द मिस्टेक? देखो कम से कम 20 बच्चे तो बैठे हैं क्लास में, एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा। गड़बड़ हो गया ना? एक बच्चा आया तो है माइक पर। सर डी स्क्वायर उतने लोग बैठो बैठो। डी स्क्वायर ना याद रखो डिस्टेंस इसमें मिस्टेक सुनो, ये जो पहले वाला मास है दूसरे वाला मास है, उसके सेंटर्स के बीच में गैप लेना, ना कि उनके सरफेसेस में। यानी आर डैश नहीं लेना आपने, आर लेना, गैप बिटवीन सेंटर्स। ओके, ये मिस्टेक। तो पहला लर्निंग पॉइंट ये हो गया कि आपको गलती से भी आर डैश मत यूज कर लेना। तो बच्चा कैसा रही है, जो आर निकालना है आर डैश नहीं निकालना। तो बाय चांस हमें बिटवीन दी सरफेस दिया हो तो कैसे करना है? तो याद रखना पेपर में आपको आर डैश ले लिया बिटवीन दी सरफेस, फिर बड़ी बॉडी का रेडियस ले लिया, बड़े वाले मास का रेडियस ले लिया, ये वाली छोटी वाली बॉडी का रेडियस ले लिया, उसको आर डैश कह दो, फिर जाकर हमारा ये वाला आर आ जाएगा। आर को यहां पुट करा हुआ है। तो याद रखना फार्मूले में क्या है। दूसरी बात, इस फार्मूले का नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लोग याद करते हैं ग्रेविटेशन। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस लॉ को कभी कभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटेशन नहीं, ग्रेविटी। कौन क्लास में बताएगा मेरे को कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कब बोलते हैं इसको? एनीबॉडी जो बता सके कि ग्रेविटेशन तो ठीक है, ग्रेविटी वर्ड कब लगता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो बेटे नहीं बोल रहे, तो इसी लॉ का नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा अगर अगर दोनों मासेस में से एक मास अर्थ का मास हो, मास ऑफ अर्थ हो, तब इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलो, ठीक है। तीसरी बात, अगर इस लॉ से मैं आपसे पूछूं कैपिटल जी क्या है, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर अभी अभी तो आपने बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू आपने इतनी बताई थी लास्ट शीट में। कौन बच्चा मेरे को ये बताएगा कि इसकी वैल्यू हमें कौन से साइंटिस्ट ने निकाल के बताई थी? कौन से साइंटिस्ट? बहुत से बच्चे बोलते हैं सर न्यूटन का लॉ है, न्यूटन नहीं बताई होगी, और ये पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है, सारे बच्चे गलत कर देते हैं। ने ये फार्मूला तो दिया था, लेकिन इसके कैपिटल जी की वैल्यू नहीं बता पाया था। वो कैपिटल जी की वैल्यू किसी और साइंटिस्ट ने बताई थी, टोल्ड बाय एनीबॉडी। हिंट देता हूं, हिंट, सी से शुरू होता है उसका नाम, सी से। नहीं बता रहे? कवेंडिश, कवेंडिश था उसका नाम, नोट करो। कैपिटल जी वैल्यू इज गिवन बाय कवेंडिश। नोट कर लिया या नहीं नोट कर लिया? अगली बात ध्यान से सुनना, शाबाश। इस फार्मूले में योर अटेंशन, फोर्स को पुट करते हैं न्यूटन में, मास को पुट करेंगे किलोग्राम में, स्मॉलर मास को पुट करेंगे किलोग्राम में, आर को पुट करेंगे मीटर्स में। लेकिन कभी कभी ऐसा यूनिट्स तो ये होगी,
कभी कभी आपको फोर्स जानबूझकर वो डाइन में दे देता है, तो डाइन से कन्वर्ट करना आना चाहिए न्यूटन में। कभी कभी ग्राम में दे सकता है, कभी कभी टन में दे सकता है, कभी कभी क्वांटल में दे सकता है, तो सबको किलोग्राम में कन्वर्ट आना चाहिए। कभी कभी इसको सेंटीमीटर में दे देता है, कभी कभी किलोमीटर में दे देता है, कभी कभी माइल में दे देता है। तो आपको सारे मीटर में कन्वर्ट करने आने चाहिए, नहीं तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो जब इनको कन्वर्ट करना हो तो हमें कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स याद होने चाहिए। ध्यान से सुन लो। पहली बात, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। समझदार बच्चे ने याद कर लिया होगा। 1 टन जो होता है, इसको मैट्रिक टन भी बोल सकते हैं, 1000 kg के बराबर होता है। 1 क्वांटल जो होता है वो 100 kg के बराबर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बेटे। 1 मीटर में नेचुरली 100 सेंटीमीटर होंगे, पता ही। 1 माइल में 1610 मीटर। तो अगर ये आपको नहीं पता होंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं यूज कर पाओ। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसने ये कन्वर्जन फैक्टर जो येलो कलर से लिखे हुए हैं अभी नोट कर लिए होंगे। और जो मूर्ख बच्चा है वो सोचेगा मेरे को फाइनल एग्जाम तक ऐसे ही याद रह जाएंगे, मेरे को सुन लिया तो सुन लिया बस। मूर्ख बच्चा जो होता है वो नोट नहीं करता। जबकि उस मूर्ख बच्चे से पूछो बेटे आपने पिछले संडे कौन से कपड़े डाले थे, तो उनको पता नहीं होता। और इसमें अंदाजा लगाता है वो एग्जाम तक याद रह जाएगा बिना नोट करे। तो डोंट सेल्फ चीट योर सेल्फ। एक बात और याद रखनी है आपने, योर अटेंशन बेटे। मान लीजिए मेरे पास एम डैश मास गिवन है, एम डैश गिवन, ठीक है। इस एम डैश को मैंने दो टुकड़ों में बांट लिया, दो टुकड़ों में। दो टुकड़े जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। एक को मैंने मान लिया कैपिटल एम, दूसरे को स्मॉल एम। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर क्योंकि आपने गिवन मास को दो टुकड़ों में बांटा है तो इतना तो आप कह ही सकते हो ना, एम डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर बच्चा बोलेगा सर इसको दो पॉइंट ऐसे रख दिया आपने और दोनों में गैप आर फिक्स है। अब बच्चे को बताना होता है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू क्या होगी कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो। अगर इसको दो टुकड़ों में बांट दिया और कंडीशन ये हो कि फोर्स मैक्सिमम हो और एम डैश आपको गिवन है, जैसे एम डैश हो 10 kg, तो ये दोनों कितने होंगे। याद रखना बेटे, कोई है क्लास में जो बता सके। एम डैश इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स such that force between the divided masses at certain distance is maximum। अगर m डैश 10 kg है तो कैपिटल एम और स्मॉल एम कितने होंगे। क्लास में कितने बच्चे बता सकते हैं। देखो हाथ पीछे मुड़ के देखो कितने बच्चों के हाथ खड़े। एक बच्चे ने थोड़ी सी शरारत करी थी, हाथ खड़ा करके और डाउन कर लिया। तो इसका आंसर याद रखना बेटे, इसका आंसर कि बेटे आपने हमेशा याद रखना है ये दोनों बराबर के होने चाहिए। यानी फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए आंसर ये है कैपिटल एम शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम और बोथ शुड बी एम डैश के हाफ के बराबर होने चाहिए। यानी अगर एम डैश 10 kg है तो उसके दोनों टुकड़े 5-5 किलो के होने चाहिए, 5 and 5, तभी उसमें फोर्स मैक्सिमम होएगा। कोई बच्चा कहते हैं सर आप कैसे कह सकते हो फोर्स मैक्सिमम होएगा। ध्यान से सुनो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। फोर्स जो है मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी न्यूमरेटर में लिखा ही है। अगर ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास 10 kg है तो उसके क्या क्या टुकड़े कर सकता हूं मैं। 9 and 1 कर सकता हूँ, 8 and 2, 7 and 3,
6 and 4, 5 and 5, यही पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर मैंने इसके टुकड़े कर दिए, देखो सारे टुकड़ों में किसी का भी टोटल 10 आ रहा है, लेकिन इन दोनों में मासिस को मल्टीप्लाई करूंगा 9 और 1 को, m1 इंटू m2, तो ये 9 ही आएगा। 8 और 2 में 16 आएगा, 6 और 4 में 24 आएगा। लेकिन जब दोनों बराबर क्या होंगे 5 and 5, तो 25 आएगा मैक्सिमम। देखो 25 मैक्सिमम है सभी में। और यहां से साफ ही पता लगता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इसीलिए इन दोनों में ग्राफ जब आता है, फोर्स इधर और प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, तो ग्राफ इज ऑलवेज लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। अकेला स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना इसको, लीनियरली राइजिंग। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये बराबर के पार्ट होते हैं। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, इसमें प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, गिव द फीडबैक टू द टीचर। और आपको अपने पेरेंट्स की कसम है, जो आपके लिए नए पॉइंट है वो नोट करने आप। शाबाश, डाउन डाउन डाउन। जो भी नए पॉइंट है वो नोट करने, सुस्ती नहीं करनी बच्चे। मैं दे रहा हूं आपको 2 मिनट। एनी न्यू पॉइंट यू हैव टू नोट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटे, टीचर ने ये तो बता दिया था स्मॉल जी इज नॉट इक्वल टू कैपिटल जी, लेकिन क्या इन दोनों में रिलेशन है कुछ? आंसर इज यस। अगर मान लीजिए आपके पास ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, ये हो सकती है जुपिटर, हो सकता है मून, हो सकता है अर्थ, हो सकता है कुछ भी हो, सफेरिकल होती है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, सफेरिकल, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, चाहे प्लेनेट हो चाहे सैटेलाइट हो कुछ हो, आपको उस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का मास कितना पता होना चाहिए, उसका रेडियस कितना पता होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज आपको कोई बता दे, तो आप उस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के सरफेस के ऊपर कितना ग्रेविटी होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले से। तो सभी बच्चे ये फार्मूला नोट कर लो, सभी बच्चे ये फार्मूला नोट कर लो। किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के लिए आपको उस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का मास किलोग्राम में यहां पुट कर देना है, उसका रेडियस मीटर्स में यहां पुट कर देना है, और जी की वैल्यू आपको बताई है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो एक बच्चे ने मेरे को बोला, सर आपको याद है कि ये ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के लिए आप हमेशा 9.8 लिखाते हो हमें। मैंने कहा बेटे हाँ। तो ये भी क्या हमने इस फार्मूले से नोट कर लिया अर्थ के लिए? मैंने कहा बच्चे ध्यान से सुनो, ये हमारी अर्थ है ना, हाँ जी सर, इसका जो रेडियस होता है ना, उसकी वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू 6371000 मीटर, जिसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर भी कह देते हो कई बार, लेकिन ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है। और अर्थ का मास भी आपको पता होना चाहिए, 5.98 10⁻30। तो कोई बच्चा बोलेगा सर अगर इस फार्मूले में मैं अर्थ का मास पुट कर दूं इतना, रेडियस पुट कर दूं इतना, स्क्वायर भी कर दूं, और जी को इतना पुट कर दूं, तो और कैलकुलेटर से सॉल्व करूं, तो क्या इस जी की वैल्यू इतनी आ जाएगी 9.8? आंसर इज यस। इस फार्मूले को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 9.8 आएगा।
तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो ये वैल्यूज जिसके ऊपर टीचर येलो कलर से स्टार बना रहे हैं वो जरूर नोट कर लेगा। एक, दो, तीन, चार और पांच, ये 5 वैल्यूज को बच्चा जरूर नोट करेगा अगर वो इंटेलिजेंट है, कैरियर कॉन्शियस है तो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक बात और सुनो, अगर ये हमारी अर्थ, कोई भी प्लेनेट हो, चलो अर्थ ही लगा लो, उसके सरफेस पर ग्रेविटी आपको पता ही है कितनी होती है, 9.8 होती है। मान लीजिए ये हमें पता हो, और बच्चा मेरे को बोले सर मान लो मैं एच हाइट पर चला गया, तो वहां पर मेरे को ग्रेविटी की वैल्यू जी एच आती है, वो बताओ कितनी आती है। एच को मैं आपको बता देता हूँ मीटर्स में। ध्यान से सुनना आप, योर अटेंशन। मैं कहूंगा मेरे को उस प्लेनेट का रेडियस भी बताओ, आपने बता दिया, तो ध्यान से सुनना। तो जी एच कैलकुलेट करने के लिए पहली बात तो ये जी एच विल बी लेसर देन जी सरफेस वाली, सरफेस से तो कम ही होगी। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, इस ग्रेविटी की यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो ऐसे निकाली जाएगी। सभी बच्चे ये फार्मूला नोट करें, सभी बच्चे ये फार्मूला नोट कर ले। मैं देख रहा हूं बॉयज नोट तो क्या करना है, उसको सुन भी नहीं रहे। सेंट्रल लाइन फर्स्ट बेंच, स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर, एग्जाम में पता लगता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत से बच्चों को ये नॉलेज नहीं है। योर अटेंशन, +1 के अंदर +1 वाले और +2 वाले जो स्कूल है अपने देश में, उनकी गिनती 10th वाले स्कूलों के मुकाबले ओनली 40% है, 40। अगर 10th वाले स्कूल जो अप टू 10th हैं, अगर वो 100 हो तो +2 वाले ओनली 40 हैं। तो जैसे ही बच्चा +1 में एडमिशन लेने लगता है तो उसके 10th के मार्क्स के साथ साथ 9th के भी देखने लग गए हैं आजकल। जिनके दोनों क्लासों में अच्छे हैं उन्हीं को एडमिशन मिलती है। बहुत से बच्चे +1 में बिना एडमिशन के ही रह जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है +1 में। लेट मी टेल यू, अगर यकीन ना हो तो गूगल पे जाके देख लेना, गवर्नमेंट का डाटा। इसलिए 9th और 10th दोनों में अच्छे मार्क्स चाहिए। एक बात और सुनो, अगर मेरे पास ये अर्थ हो या कोई और प्लेनेट हो और उसके सरफेस वाली ग्रेविटी मेरे को पता हो, सरफेस वाली, और आप मेरे को बोलो कि सर मैं इतनी गहराई करके ना कुआं खोद के यहाँ बॉडी रख दी और डी डेप्थ आपको बता दी, डी डेप्थ पर की गहराई का कुआं खोद के यहाँ पर बॉडी रखी है, तो ये वाली ग्रेविटी एट डेप्थ डी मेरे को बताओ। मैं आपको डेप्थ मीटर्स में बता दूंगा। तो मैं कहूंगा बेटे मेरे को आपकी अर्थ का रेडियस भी चाहिए होगा। आप कह देते हैं दे देते हैं सर। ये जी डी की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला नोट कर लो सभी बच्चे, सभी बच्चे फार्मूला नोट कर लो। जी सरफेस वाला यहां पर इन दी ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। देख लो बेटे, उन दोनों फार्मूलों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अच्छे से नोट कर लो, दोनों फार्मूले अच्छे से नोट कर लो। एक बात और याद रखनी है, अगर इस डेप्थ को बढ़ाते बढ़ाते अर्थ के सेंटर पे ही आ जाएं, बिल्कुल सेंटर पे, तब तो ये डेप्थ जो है रेडियस के बराबर ही आ जाएगी। तो डी और आर बराबर होने से ये ग्रेविटी 0 हो जाएगी। ग्रेविटी एट डेप्थ डी, व्हेन डी इज इक्वल टू आर, यानी एट अर्थ सेंटर, प्लेनेट का सेंटर इज इक्वल टू 0। नोट कर लो, सेंटर पे 0।
तो बोर्ड के ऊपर 3 बातें लिखी हुई हैं खुली खुली, तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बताना चाहूंगा, जो डेप्थ वाली ग्रेविटी होती है वो सरफेस वाली ग्रेविटी से कम होती है, और हाइट वाली भी कम होती है, देखो। और एक चीज, कोई बच्चा बोलता है सर यहाँ पर जो डेप्थ है और यहाँ पर जो हाइट है, मान लीजिए ये मैं दोनों बराबर कर देता हूँ। तो मैंने कहा अगर तुम्हारा एच और डी बराबर हो तो ग्रेविटी एट हाइट ये वाली और ग्रेविटी एट डेप्थ डी वाली कंपैरिजन करे तो ये इससे बड़ा हो। नोट कर लो। बिलीव मी, अगर मेरे टीचर ने ये कराया होता क्लास में और मैं इस क्लास में बैठा होता आपकी तरह, तो मैंने इस बोर्ड की फोटो ले ली होती। 4 पॉइंट्स हैं, चारों के चारों वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज गिव मी द फीडबैक बाय रेजिंग योर हैंड, बाय रेज योर राइट हैंड। शाबाश। तो पहले 2 बच्चे सेंट्रल लाइन में, उनको समझ नहीं आया, बेटे आप मेरी क्लास छोड़ सकते हो। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा टीचर का तो यू कैन गो आउटसाइड, खेलो जाके बास्केटबॉल ग्राउंड में, नहीं तो मेरे को फीडबैक दो। शाबाश। फिर से पूछ रहा हूं, हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, तो सुस्त बच्चा मेरे को नहीं चाहिए। सेंट्रल लाइन में, सेंट्रल लाइन में थर्ड बच्चे, जो सरदार बच्चा अकेला बैठा है, जो उसके पीछे बच्चे बैठे हैं, दोनों बॉयज, आपसे पूछ रहा हूं पर्टिकुलरली, हैव यू अंडरस्टूड? यस और नो? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको समझ आ गया। ओके बेटे। देखो बेटे, आपको ना फीडबैक जरूर देनी होती है बेटे। आपको कभी कभी लगता होगा टीचर की यार लैंग्वेज थोड़ी सा हार्ड बोलते हैं, लेकिन मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है ना। आप मेरे से इतनी दूर बैठे हो, तो मेरे को पता कैसे लगेगा मेरे बच्चों को समझ आ गया? ओनली बाय रेजिंग योर हैंड। असाइनमेंट निकालो अब सभी बच्चे, असाइनमेंट। देखते हैं फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कंपटीशन रहेगा बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। देखते हैं कौन जीतता है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है, जल्दी बताओ। व्हाट इज योर ऑप्शन? जिन बच्चों को लगता है डी ऑप्शन है, जिनको लगता है डी ऑप्शन, वो 4 फिंगर्स खड़ी करेंगे ऐसे, ऐसे। जिनको लगता है सी ऑप्शन है, 3 फिंगर्स। शाबाश। बॉयज गर्ल्स, व्हाट इज योर आंसर? गर्ल्स के कितने हैं? गर्ल्स की कितनी फिंगर खड़ी हैं? बॉयज की कितनी है बेटे? शाबाश। पता लग गया, मेरे को पता लग गया। गर्ल्स में देखो एक बच्चे में कितना जोश है, आगे आगे जवाब दे रहा है बच्चा, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटे। पढ़ाई के लिए ऐसे ही जोश होना चाहिए। बैठो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ओनली बिटवीन, ये ना सारे, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी। तो ये हालांकि दोनों बच्चों ने सही जवाब दिया, गर्ल्स ने भी बॉयज ने भी, लेकिन गर्ल्स ने पहले दिया, इसलिए ये वाला स्कोर गर्ल्स को दिया जाता है। शाबाश। करेक्ट भी होना चाहिए और पहले भी। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपटीशन। कौन बताएगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन सेकंड, गर्ल्स का पता लग गया आंसर मेरे को, बॉयज का? बॉयज का, बैठो बैठो। गर्ल्स का पता लगा, बॉयज का आंसर है ही नहीं। तो देखता हूं। An apple falls towards the earth, but the earth does not move to the apple because earth mass is very large, its acceleration is negligible। बहुत अच्छे। सेकंड का सी, गर्ल्स जीत गई हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 में, हु विल टेल? क्वेश्चन 3, जल्दी बताओ। व्हाट इज योर आंसर? बॉयज वर्सेस गर्ल्स, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। गर्ल्स का पता लग गया, बॉयज का क्या है? बैठो बैठो बेटे बैठो। गर्ल्स का पता लग गया, बॉयज का क्या है स्कोर? बॉयज का आंसर क्या है? अब मैं इसको पढ़ता हूं। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मून दैट कीप्स इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज,
motion of the moon itself, gravitational force of the earth, gravitational force of the sun, moon's inertia। इसका आंसर है बी ऑप्शन। फिर से गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी सी हु गिव्स द आंसर। क्वेश्चन 4, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, जल्दी बताओ। बॉयज वर्सेस गर्ल्स, फोर्थ क्वेश्चन। गर्ल्स का पता लग गया, बैठो। बॉयज का क्या है? बॉयज का और गर्ल्स दोनों कह रहे हैं बी ऑप्शन। स्टोन टाइड टू द नटशेल इज व्हर्ल्ड इन द सर्कल, इट डज नॉट फ्लाई अवे। जब हम धागे से पत्थर बांध के ऐसे घुमाते हैं और धागा अगर टूट जाए, इट डज नॉट फ्लाई अवे, दूर नहीं भागता। क्यों? तो इसका आंसर है जो धागा है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बी ऑप्शन था क्वेश्चन 4 का, बी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये आंसर दोनों बच्चों ने बराबर दिया। क्वेश्चन 5, 5 जल्दी बताओ। 5, 5 का आंसर क्या बताओगे बेटे? जल्दी से बताओ, कौन बताता है 5? गर्ल्स ने बता दिया, ओके। बॉयज का क्या है? ओके बैठो, अब मैं देखता हूं। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही, क्योंकि जब टीचर ने उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बोल दिया तो वो किसी मास मूस पे डिपेंडेंट नहीं है। बी ऑप्शन। मैंने उनको मार्क्स देने हैं जो पहले बताएंगे। क्वेश्चन 6, जल्दी बताओ। क्वेश्चन 6 पहले कौन बताता है? ओके ओके, इस बार बॉयज का हाथ पहले खड़ा था, लेकिन मैं देख लूं ये सही है कि नहीं। क्वेश्चन सी का थर्ड बोल रहे हो, 6 का। 6 का सी पोर्शन गलत है, ये इसका यूनिट है ही नहीं। बदलने से थोड़ी मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपने बदल दिया। लेकिन बेटे इसका आंसर है बी। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, 8, 9, ये थोड़े से मैंने आपको बता भी दिए हैं। क्वेश्चन 8, 9, 10, ये देखो और बताता हूँ। क्वेश्चन 10 पे आओ जल्दी से। क्वेश्चन 10 अच्छे वाला, बाकी खुद से करो। 9 वाले का वैसे आएगा, 9 वाले का आएगा ए ऑप्शन। ओके, 10 वाले का देखो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 6.67 10 टू पावर -11। और ये वाला है बेटे 10 केजी और ये 20 केजी। और नीचे इनमें जो गैप है दैट इज 2 मीटर, लेकिन स्क्वायर भी है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटे। क्वेश्चन 11, दो स्फीयर्स बराबर के रेडियस वाले आपस में टच कर रहे हैं, तो गैप बिटवीन दी सेंटर्स कितना हो गया? इसको आर, आर नॉट कह देते हैं। तो फोर्स क्या बन गया? जी एम एम, दोनों मास बराबर ही है सॉरी, और आर नॉट का स्क्वायर। आर नॉट खुद किसके बराबर है? दोनों स्फीयर बराबर है 2r। तो जी एम एम 2r का स्क्वायर, इसका मतलब ये बन गया जी एम एम 4r की पावर। और नीचे है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब फोर्स ये डायरेक्टिव, इसको ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस बनेगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12, on the surface of earth the force of gravitation between the two masses kept at a distance 6 newton, if the two masses are taken on the moon and kept at the same distance। मून पे लगे, गौर से देखो बेटे, मून पे जाके भी तो ये फार्मूला लगेगा। क्या मून में जाके उन दोनों मासेस की वैल्यूज चेंज हो जाएगी? मून पे नहीं होएगी।
क्या जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं। क्या आर चेंज हो जाएगा मून पे? नहीं। तो इसका मतलब है मून के ऊपर भी उतना ही फोर्स रहेगा, राइट? 6 न्यूटन ही रहेगा। डी क्वेश्चन, 6 न्यूटन, क्योंकि अर्थ पे भी इतना ही है। आपने फार्मूले में देखना, नो पैरामीटर इज चेंजिंग व्हेन द बॉडीज m1 एंड m2 आर टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून। क्वेश्चन नंबर 13, ये हमने कर लिया है 13 वाला, 13 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कर लिया बेटे, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, एस्ट्रोनॉट, याद रहे सैटेलाइट के अंदर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी 0 होती है, और वेट का फार्मूला क्या होता है? वेट का मास इंटू ग्रेविटी। जैसे ही ग्रेविटी को 0 पुट करोगे तो वेट आएगा 0 न्यूटन। इसको बोलते हैं वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कहता है कि आप ग्रेविटी बताओ। ग्रेविटी का फार्मूला होता है इतना, सभी बच्चों को पता है। अब लेकिन जिस प्लेनेट की वो मास कर रहा है उसका मास डबल है और साइज सेम है, तो दूसरे वाले का हो गया मास डबल। ये लो, डबल एम लिख दिया, जी वैसे ही लगा दिया, और साइज सेम है, इसका मतलब रेडियस वही लेंगे। तो अल्टीमेटली ये 2 GM/r² आ गया। इसकी वैल्यू अर्थ के ऊपर आपको पता ही है कितनी होती है, 9.8। तो ये सेम ब्रैकेट है, यहां पुट कर दो, 2 × 9.8 यानी कि कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी उस प्लेनेट पे। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से सुनो। अगर अर्थ का ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर होता है, पोल की तरफ जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, पोल की तरफ जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज हो जाता है बट, और ग्रेविटी डाउन। ओके, बस बाकी के क्वेश्चन आप खुद से कर लो।